Assalamu alaikum. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. Firstly, we have discussed about the embryology and the anatomy of the USMLE exam. Now, the third lecture is the physiology of the renal system. The most important we are discussing to is the fluid compartments. Fluid compartments में mainly होता क्या है? अब अगर body mass of a person with body mass 70 kg है, अगर उसका 70 kg बॉडी मास है तो मेनली उसका जो टोटल बॉडी कंटेंट होगा वो 60% होगा। अब 60% टोटल बॉडी वाटर होगा और नॉन बॉडी वाटर होगा 40%। तो 70 kg में से 42 जो होगा kg वो बॉडी वाटर होगा और नॉन बॉडी वाटर 28 kg। अब यहाँ पे देखें, जो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 बाय 42, देन 7 4 बाय 28 kg। अब यहाँ पे भी जो टोटल बॉडी मास ऑफ द वाटर है, यानी कि जो टोटल बॉडी मास है, जो वाटर का कंटेंट है, उसमें 2/3 इंट्रासेलुलर है। ये जो मेन है 2/3 इंट्रासेलुलर है और जो 1/3 है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर में भी जो मेनली 75% ECF है, यानी कि 10.5 kg और 3.5 kg। दिस इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कि 1/3 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है और जो 2/3 है वो इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर है। अब यहाँ पे है कि हाई पोटाशियम इंट्रासेलुलरिटी के मेनली जो 60% है, यहाँ पे 60% जो बॉडी मास है वो टोटल बॉडी वाटर है। तो उसके बाद 20 + 40 + 20, 40 में नहीं, यानी कि ये जो होगा 40% होगा ये, और ये जो होगा 20% होगा। अब जो उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। अच्छा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है वो मेनली क्या है, 3 चीजें होती है ना। सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस में एंडोथीलियल सेल्स हो रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे ना, तो एंडोथीलियल सेल्स हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि नेगेटिव लेयर ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाद पोडोसाइट्स आते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम। यहाँ पे जो है एंडोथीलियम होती है पहले, और उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन में टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स होते हैं। अब ये जो है टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स हैं, और मेनली इनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इनमें क्या होता है, मेनली नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करते हैं, नेगेटिव ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और जो विसरल एपिथेलियम है, इसमें फूड प्रोसेस होते हैं, यानी पोडोसाइट्स होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसकी 3 लेयर्स होगी ग्लोमेरुलस की। नंबर 1 जो होगी वो होगी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंडोथीलियम, उसके बाद होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन द विसरल एपिथेलियम। अब यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो वहां पे मेनली आगे हम डिस्कस करेंगे, वहां पे प्रोटीन निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो यूरिन में प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं प्रोटीन यूरिया। वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन द पैथोलॉजी। अब जो चेंज बैरियर है, आई वांट टू डिस्कस विद यू इज द चेंज बैरियर। वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है, कंटेन्स नेगेटिव चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो एल्बुमिन क्या होगा, जो यूरिन में नहीं आएगा। दूसरा है साइज ऑफ द बैरियर, जिसमें फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम है, उसमें क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं आ सकती, यानी कि जो ब्लड है उसमें जो आरबीसीज हैं वो पास आउट नहीं होते, और दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये तो होगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। अब है रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस ये है कि जो बॉडी से कितना क्लियर आउट हो गया है प्लाज्मा, यानी कि ब्लड में जितना कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो रिमूव आउट हो जाए थ्रू द यूरिन, दिस इज कॉल्ड एज द रीनल क्लियरेंस। अब इसके ये फार्मूले देख लें, जो Cx है, क्लियरेंस ऑफ x, कोई भी सब्सटेंस है उसकी क्लियरेंस कितनी है। अब Ux इज द यूराइन कंसंट्रेशन, और इसके बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन, V इज द यूराइन फ्लो रेट। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो मैयर कैसे होता है, वो इनोलिन से मैयर होता है। क्योंकि मेनली क्या होता है, जो इनोलिन है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती ना, तो ये हम इंजेक्ट करते हैं। जब ये हम इंजेक्ट करते हैं तो ये क्या करती है, रीअब्सॉर्ब भी नहीं होती और सिक्रीट भी नहीं होती। अब जो चीज ना रीअब्सॉर्ब हो रही है ना सिक्रीट हो रही है, वो मेनली क्या हो जाएगी, एक्सक्रीशन की तरफ चली जाएगी।
सारी की सारी एक्सक्रीट आउट हो रहेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि फिल्टर कितना हुआ है, कितना किडनी से पूरी की पूरी निकल गई है। ये तो है मेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद इनोलिन क्योंकि हमने बॉडी में इंजेक्ट की है, लेकिन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्रेटिनिन, जो हम यानी कि कराते हैं अगर किडनी का फंक्शन नहीं हो रहा तो हम क्रेटिनिन टेस्ट कराते हैं। अब जो क्रेटिनिन है वो मेनली बॉडी सिंथेसाइज कर रहा है, बॉडी के जो मसल है उसमें क्रेटिन होती है, वो क्रेटिनिन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो क्रेटिनिन है वो भी क्या होती है, वो ना रीअब्सॉर्ब होती है ना सेक्रीट आउट होती है, वो भी इसी तरह का फंक्शन है, लेकिन वो 90% केसेस में होता है। अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं। अब यहाँ पे जो है वो अगर प्लाज्मा जो क्रेटिनिन वैल्यू है वो 2 से कम होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग, और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो मेनली 100 होता है, और तकरीबन 100 से 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। 100 टू 125 मिली, ये देखें ये थोड़े से नजदीक नजदीक है, 125 लीटर पर मिनट। तो क्रेटिनिन की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 1 पॉइंट समथिंग है, लेकिन अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन काम नहीं कर रहा, यानी कि किडनी काम नहीं कर रहा, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 25 आ गया है, इनके किडनी काम नहीं कर रहा, तो क्रेटिनिन लेवल देखें यहाँ पे बढ़ गया, क्रेटिनिन लेवल 14 की तरफ चला जाएगा। अगर यूरिन में क्रेटिनिन लेवल हाईएस्ट अमाउंट में चला गया है तो हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है और किडनी डिसफंक्शन हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में आपको किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि किडनी डिजीज है। इसमें इनोलिन है और दूसरा क्रेटिनिन है। उसके बाद है इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो के भाई उसमें जो रीनल सिस्टम में यानी कि जो आर्टरीज हैं, जो एफरेंट आर्टरियोल्स या इफरेंट आर्टरियोल्स हैं, उनमें जो ब्लड फ्लो है वो कितना है, वो मेनली पैराइम्यूनोहिप्यूरिक एसिड से होता है। क्यों? हम अगर डिस्कस करें आगे, हम मैं दिखाता हूँ, ये डायग्राम है, तो यहाँ पे ये एफरेंट आर्टरियोल है, तो एफरेंट आर्टरियोल जब आती है तो बाद में ये इफरेंट आर्टरियोल से निकल जाती है। तो यहाँ का जो ब्लड फ्लो मेजर करने के लिए, यहाँ से जो ब्लड फ्लो मेजर करने के लिए, तो ऐसा सब्सटेंस हो जो कि यहाँ तक आए, एफरेंट आर्टरियोल तक आए और यहाँ पे सेक्रीट आउट हो जाए, ताकि हमें पता चल सके इसका रीनल का प्लाज्मा फ्लो कितना है। तो वो सब्सटेंस लेंगे जो टोटली का टोटली सिक्रीट आउट हो रहा हो, तो ये सब्सटेंस है पैरा इम्यूनोहिप्यूरिक एसिड। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो देखना चाह रहे हैं तो आप पैरा इम्यूनोहिप्यूरिक एसिड करेंगे। और इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि ये मेनली एक्सक्रीशन होती है इसकी, nearly excretion of all para immunohippuric acid। उसके बाद जो है ये है रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो मेनली जो रीनल इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो 1 माइनस हिपेटोक्रेट, और ये 20 to 5% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। अब मेनली होता क्या है कि किडनी जो है हमारा, वो उसको जो रीनल ब्लड फ्लो जो कार्डियक आउटपुट है वो कितना ले रहा है, 22 to 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट वो रीनल का काम है, वो उससे यानी कि बर्दाश्त करता है या उससे क्या करते हैं, रेगुलेट करता है। 20 to 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर रहा होता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आई विल बी डिस्कस विद यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब जो फिल्ट्रेशन है उसको हम देखते हैं किस तरह से। अब जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अब हम अगर देखें तो सबसे पहले एफरेंट आर्टरियोल की तरफ आएगा, तो ये एंडोथीलियम है, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो आप ये पोडोसाइट्स देख रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर है पोडोसाइट्स हमने 3 की थी, ये एंडोथीलियम, उसके बाद ये जो है लाइंस है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये जो ग्रीन में है ये पोडोसाइट्स है। अब होता क्या है, 4 फैक्टर है ना कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का। अब 4 इसमें हम अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले है ये जो P है यानी कि प्रेशर है, ये जो P है ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो है। इसी तरह ये जो है BS ये ऑनकोटिक प्रेशर है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका प्रेशर है। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का क्या होगा कि ये एंट्री करवाएगा ब्लड, यानी कि जो फिल्टर है उसको एंट्री कराएगा, जबकि ये ग्लोमेरुलस का जो ऑनकोटिक प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रोटीन है, यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमेशा वाटर अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करेगा वाटर को,
ये क्या कराएगा, वाटर को अट्रैक्ट कराएगा। अब इसी तरह बोमेन कैप्सूल में जो होता है प्रेशर होता है वो इसी तरह खींचेगा इधर की तरफ, और यहाँ पे ये जो पाई बी एस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 0 होता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन होती नहीं है। प्रोटीन कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ में बैरियर है, तो प्रोटीन आएगी नहीं, तो ये वाले जो होगा वो 0 होगा। अब मेनली जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो होता है 10 मिलीमीटर ऑफ एच। ये कैसे अचीव होता है, अब देखिए 60 + 0 ये दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, इज इक्वल टू -32 इज -18। अब 60 में से 50 गया, ये 10 मिलीमीटर ऑफ एच, दैट इज द 10 मिलीमीटर ऑफ एच, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पे है कि ये कैसे जीएफआर इंक्रीज होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ जीएफआर इज इंक्रीज। आई विल बी डिस्कस विद यू जीएफआर कैसे इंक्रीज होगा। अगर ये जो पीजीसी है यानी कि जो आर्टीरियल ब्लड फ्लो है, यानी कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए, वो कैसे, अगर यहाँ पे वैसोडाइलेशन होना स्टार्ट हो जाए, आई विल बी डिस्कस यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाए। जब भी क्या होगी, वैसोडाइलेशन की तरफ जाएगा तो जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब भी यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ये मेनली इंक्रीज हो जाएगी फिल्ट्रेशन प्रेशर, नंबर 1। अदर इज यहाँ पे देखें, अगर एफरेंट आर्टरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो जीएफआर डिक्रीज होता है, अगर इसकी डायलेशन हो जाए, डायलेशन से जीएफआर इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं हम जीएफआर की, यानी कि एफरेंट आर्टरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई, यहाँ पे अगर एफरेंट आर्टरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाएगा। अब उसके बाद है इफरेंट आर्टरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, यहाँ पे देखें इफरेंट आर्टरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन सबसे पहले करा कौन रहा होता है ना, अब इनमें जो हम डिफरेंस है वो देखते हैं। अब इनका अभी नॉर्मल मैकेनिज्म देख लेते हैं। एफरेंट आर्टरियोल्स में मेनली जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करते हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करते हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं मेनली। अब जो इफरेंट आर्टरियोल में जो एंजियोटेंसिन 2 है वो प्रेफरेंशियली कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है इफरेंट को, ये स्पेसिफिक है और ये याद रखना है, ये मॉडरेटली कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है, मॉडरेटली कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अगर इसने ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कर दी तो ये डिफरेंट प्रोस्पेक्टस में चला जाएगा, तो ये एंजियोटेंसिन 2 मॉडरेटली कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम जीएफआर देखेंगे। अब जो जीएफआर है हम देखते हैं, अगर एफरेंट आर्टरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन हुई तो जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, अगर इन केस अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो यहाँ पे जो जीएफआर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही नहीं है। अगर इफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, अगर यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो सारा जो ब्लड फ्लो है वो पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, इफ इट मूव ऑन द बैक साइड, तो यहाँ पे जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन, मोर एंड मोर फिल्ट्रेशन ऑफ द जीएफआर। इसी तरह इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, अगर यहाँ पे प्लाज्मा की प्रोटीन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वाटर को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे जो जीएफआर है वो डिक्रीज हो जाएगा। जीएफआर आप यहाँ पे डिक्रीज देखेंगे। इसी तरह से आगे है, और the most important I will be discuss with you is the यहाँ पे जो calculation of reabsorption and secretion rate है, this is not so much important, but glucose clearance is the most important. We have discussed all about the filtration. That's why this is the, here you will see the angiotensin 2 constrict efferent arteriole, और ये moderately constrict करना है। अगर moderately होगा तो ये GFR increase होगा, अगर ये स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर जाए इफरेंट आर्टरियोल की तो ये जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। ये बाइफेजिक रिस्पांस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्लिनिकली आता है। अगर इफरेंट आर्टरियोल की ज्यादा कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज की क्लियरेंस। अब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है तो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल जो प्लाज्मा लेवल होता है वो कितना होता है, 60 to 120 या ऑलमोस्ट 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और ये मेनली रीअब्सॉर्ब कहां से होगा, पीसीटी। हम आगे हम डिस्कस करेंगे, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहां पे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसकी वजह से सोडियम की एंट्री की वजह से ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है। अब
एडल्ट्स में प्लाज्मा ग्लूकोज मेनली क्या होता है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और ये थ्रेशोल्ड होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो जो यूरिन है वो ब्लड जो ग्लूकोज है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट है 375 मिलीग्राम पर मिनट। आगे हम अगर देखते हैं तो ये मेनली जीएफआर किस में इंक्रीज होता है, एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में, दूसरा सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, यानी कि जो फ्लोजेन ड्रग है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, उसमें भी जीएफआर क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्प्ले फिनोमिना। स्प्ले फिनोमिना होता क्या है कि मैक्सिमम ट्यूब्यूलर यानी कि मैक्सिमम वो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो कितनी रीअब्सॉर्ब कर सकती हैं ग्लूकोज को, उसको क्या कहते हैं स्प्ले फिनोमिना। यानी कि डिफरेंट टाइप्स में अगर अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्या है प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, और यहाँ पे क्या है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यानी कि जो ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा है ये वो है। अब ये नॉर्मल लेवल डायग्राम है, जो 375 तक तो ये नॉर्मल डायग्राम रहती है, लेकिन अगर प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाए तो मेनली क्या होगा कि वो यूराइन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जितना भी फिल्टर्ड हो या जितना भी एक्सक्रीट आउट हो, ये हमने नहीं देखना, हमने देखना है इसकी रीअब्सॉर्प्शन, स्प्ले फिनोमिना, दिस इज द स्प्ले फिनोमिना। अब यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन 375 से ऊपर हो नहीं सकती ना, यहाँ पे देखिए एक सीधी लाइन आई है, तो इसका क्या मतलब है जो रीअब्सॉर्प्शन है वो 375 मिलीग्राम पर मिनट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दैट्स व्हाई इट्स टू बी कॉल्ड एज द स्प्ले फिनोमिना, कि रीअब्सॉर्प्शन 375 मिलीग्राम पर मिनट ग्लूकोज से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है ना उसकी। इसी वजह से जो यूरिन में ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है, और ये मेनली कंडीशन में होता है डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी है ग्लूकोज क्लियरेंस की वो स्प्ले फिनोमिना है, और ये 375 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो रीनल थ्रेशोल्ड है वो 200 मिलीग्राम पर मिनट। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी। अब इसके 3 पार्ट है। नंबर 1 इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन द थिक असेंडिंग लिम्ब, देन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन द कलेक्टिंग। That we all discuss in the next lecture. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel Medicos Fever, and remember us in your prayers.